are you all doing today? कैसे हो आप सब लोग? This is your master teacher सुरभि गुप्ता from वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस फ्रॉम सिविक्स। मतलब सिविक्स का पूरा सिलेबस अब हमने इस चैनल पे कर दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम पावर शेयरिंग टू फेडरलिज्म टू पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हर एक चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन अब इस चैनल पे आ गया है। इन सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियोस भी धीरे धीरे इस चैनल पे आ जाएगा। इसमें मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट का जो आपका चैप्टर है उसका एक ऐसा वन शॉट वीडियो जिसको करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज आज संडे को आने वाला है। मेक श्योर उसके लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब दो सो दैट आपको उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो हम इतनी सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, उसके अलावा ऑफ कोर्स एज आई वाज टेलिंग यू, आज हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम सिविक्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करता है, जज करता है। देखो पहले क्या हुआ करता था बोर्ड एग्जाम में कि सीधा 1 मार्कर में रट्टाफिकेशन क्वेश्चंस आते थे। व्हाट इज फेडरलिज्म, डेफिनेशन दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, डेफिनेशन दो। और रट रट के जाना पड़ता था बच्चों को। अब बहुत बच्चों ने बोला कि यार ये कितना रटना है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है। तो सीबीएसई ने कहा अच्छा बच्चा हम बताते हैं हम तुम्हारे बाप है, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो अब आपके पेपर के 50% ऑफ द पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। मेरे हिसाब से एज वी आर गोइंग अहेड मे बी इन द नेक्स्ट 5 years 100% ऑफ द पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, कुछ रटने का हो ही ना, है ना। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि विद टाइम सीबीएसई इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि आजकल बच्चों को ज्यादा समझने की जरूरत है कि चैप्टर को अंडरस्टैंड कैसे करना है रादर देन रटना कैसे। इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हो, जब आप 11th-12th में जाते हो, जब आप सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम देते हो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो इमेज बेस्ड हो, चाहे वो ट्रिकी क्वेश्चंस हो। तो अगर आपको इसी एज से थोड़ी आदत हो जाएगी ना तो बाद में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर टुडे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर भी आते हैं, पर वो उसको हम लोग किसी और सेशन में करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वॉन्ट कि आज जैसे ही मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपको आंसर चैट बॉक्स में मुझे देना है और फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 में से आपको कितने नंबर आए। पूरे सिलेबस का है, पूरा सिलेबस आपने बहुत टाइम से रिवाइज भी नहीं किया होगा तो थोड़ा मजा भी आएगा ये करने में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आज ऐसे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फ्री है, मुफ्त है, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई होगी आपकी यहाँ पर। ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू पीपल हु डोंट नो मी। मेरा नाम सुरभि गुप्ता है। सुरभि, बस सुरभि, हाँ सुरभि गुप्ता है। आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, माई मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और मैंने कुछ सालों तक टीचिंग किया है बोथ एट यूनिवर्सिटी एंड स्कूल लेवल। मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा बहुत टाइम से शायद कुछ नए बच्चे होंगे जिनको मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो ये और उसके बारे में उससे ज्यादा अगर आपको मेरे बारे में जानना है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सुरभि_nerd alert, क्योंकि मैं एक नर्ड हूँ और मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ उसके बारे में। ठीक है चलो ना, हमारे एज यू नो वेदांतु 9th और 10th चैनल पे हम कंटिन्यूअसली ट्राई करते हैं कि हम ऐसे सेशंस लाए जिसमें आपका फायदा हो, जिसमें आपको अगर आप हमें 1 घंटा दे रहे हो तो उसमें आपको 5 घंटे का आउटपुट मिले, राइट। तो उस हिसाब से पूरा स्केड्यूल ऑफ द वीक मैं बनाती हूँ अपने सब्जेक्ट के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया था वॉच दिस बिफोर योर प्री बोर्ड एग्जाम, जिसमें मैंने बताया कि क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है और कैसे पढ़ना है उन सब्जेक्ट्स के लिए। फिर हमने एनसीईआरटी मैराथन किया था। चैनल पे एनसीईआरटी मैराथन भी चल रहा है जहां पर हम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक आपको चैप्टर पढ़ाते हैं और फिर क्वेश्चंस भी बताते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मैराथन। लास्ट टाइम हमने किया था एग्रीकल्चर और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे, तो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। Then we had most repeated mistakes students make in class 10 board exam. ये is directly from my heart to your heart, क्योंकि ना कुछ गलतियां ऐसी होती है जो पता होने के बाद भी हम दोहराते हैं।
गलत लड़के या लड़की से प्यार करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या फिर जब मम्मी पापा पता है नहीं है भाई वो आने वाले हैं तब भी टीवी ऑन करने की गलती की बात नहीं कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ी गलती जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पता होने के बाद भी दोहराते हो और फिर इतना रोते हो मैं बता नहीं सकती। तो इसको देख के जाना जैसे ब्रेन में ना वो इंफॉर्मेशन आ जाए यार ये गलती हमें नहीं करनी है, राइट। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है तो उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आज 3 बजे टॉप 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच डिले। आंसर आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ पर आपको मैप भी दे रखा है, ऑल्दो मैप की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेलोनिया से आपको एकदम से दिमाग में क्या आना चाहिए, वेलोनिया मतलब फ्रेंच स्पीकिंग। तो ये लाल लाल वाला जो है लाल फ्रेंच है, तो आंसर शुड बी फ्रेंच। आई होप सबने फ्रेंच ही बोला। जो येलो है दैट इज द फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश आर डच स्पीकिंग, है ना। और ये जो छोटा सा आपका ये लाइन वाला दे रखा है दैट इज जर्मन स्पीकिंग। Which of the following statement accurately distinguishes between majoritarianism और power sharing? पहले समझ लेते हैं इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। मेजॉरिटेरियनिज्म होता है जब एक मेजॉरिटी समुदाय को लगता है कि क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है इसीलिए उन्हीं का रूल चलना चाहिए किसी भी देश में, है ना। जैसे बहुत सारी अगर लड़कियां होती है ग्रुप में कहती है यार हम ज्यादा मेजॉरिटी में है आज तो भाई हम लोग खो खो ही खेलेंगे, है ना, या व्हाटएवर, राइट। तो उसको मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। और दूसरा पावर शेयरिंग, जब पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आराम से तसल्ली से हर स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है। Majoritarianism emphasizes the dominance of the majority community. Majoritarianism का मतलब है एक ही majority community का dominance, while power sharing emphasizes sharing of power among different groups. बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है लगता है यहाँ पर। चलो और पढ़ते हैं। Majoritarianism emphasizes the need for consensus building. तो ये यहाँ पर ही गलत हो गया। Consensus मतलब agreement, है ना, समझौता। भैया मेजॉरिटेरियनिज्म में कोई समझौता नहीं होता। मेजॉरिटेरियनिज्म में होता है माई वे और हाईवे, या तो मेरा तरीका या भाड़ में जाओ, है ना। तो यहाँ पर कंसेंसस बिल्डिंग का कोई मौका नहीं दिया जाता। मेजॉरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में ही गलत हो गया। मेजॉरिटेरियनिज्म माइनॉरिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, इसीलिए तो उसे मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म एम्फसाइजेस द नीड फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी गलत है। मेजॉरिटेरियनिज्म में एक पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। देखो अगर आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर एक समुदाय बोल रहा है कि हमारा ही राज चलेगा, तो भाई कभी एक पीसफुल रेजोल्यूशन होगा ही नहीं, तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, सिविल वॉर होगा, जैसे श्रीलंका में हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? देखते कितने बच्चों के 2 आउट ऑफ 2 आए अभी तक। Identify the correct statement about the theory of federalism in the Indian Constitution. देख लो क्वेश्चन, I'm going to give you 5 seconds. All right. The Constitution declared India as a union of states. ये सही है. This is a true statement. Sharing of power between the union government and state government is the basic structure of the constitution. ये भी बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। It is easy to make changes in this power sharing arrangement. क्या आसान है ये चेंजेस लाना सेंटर और स्टेट के बीच में? नहीं, नॉट ईजी। ठीक है। द पार्लियामेंट कैन इट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट। नई फेडरल स्ट्रक्चर्स को बदलना बहुत मुश्किल होता है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, मोर देन हाफ द मेजोरिटी फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, एंड हाफ स्टेट से ज्यादा स्टेट्स को रैटिफाई करना होता है, मतलब इट रिक्वायर्स अ ह्यूज प्रोसेस। तो ये भी सही नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। यहाँ भी ऑप्शन ए जो है सही है। और राइट नो गाइस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। मेरा नाम बदल देना अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो, ठीक है। हमेशा किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से लिस्ट का है। तो आपको पता है कि 3 हमारे 4 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट वो है जहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यहाँ पर डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट पे होगा, क्योंकि डिफेंस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। क्या
हमें पाकिस्तान के साथ वॉर पे जाना चाहिए, क्या हमें अपनी वेपन्स बढ़ाने चाहिए, वगैरह वगैरह। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का जूरिसडिक्शन होता है, लीगल एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। तो इनमें से अगर हम देखें तो पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अगर कोई राइट्स होते हैं तो सरकार जो स्टेट की होती है उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, है ना। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो दैट लॉ विल प्रिवेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि चाहे कुछ हो जाए पूरे देश में सीबीएसई ही चलेगा, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बचे हुए, रेसिड्यू की तरह, है ना। तो रेसिड्यू की तरह बचे हुए सब्जेक्ट्स जो नए सब्जेक्ट्स है, जिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो ऐसे सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। तो दैट इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 1 is 4, 2 is 3, है ना। 1 is 4, 2 is 3। यहां भी ऑप्शन ए ही आंसर है भाई साहब। ए फॉर एप्पल फेवरेट अल्फाबेट है किसी का। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम किस लेवल की बात कर रहे हैं? तो गाइस देखो, हम लोग ना डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, सब जो बनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनते हैं। तो आंसर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, तो होना ही चाहिए उसमें, तो ऑप्शन सी या डी ही होगा। यहाँ पर स्टेट लिखा है तो स्टेट तो नहीं है। विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन, जिसमें हमें देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है एंड इफ आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझते हैं। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। क्या ये सही स्टेटमेंट है? इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? यस, ट्रू स्टेटमेंट। The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया था? किस चीज़ के लिए लाया गया था? क्योंकि थर्ड टायर को, दैट इज जो हमारे पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने के लिए, पावरफुल करने के लिए। तो ये भी आंसर जो है स्टेटमेंट ट्रू है। बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? क्या 1992 में जो डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया सो दैट थर्ड टियर बिकम्स मोर पावरफुल? यस, दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड है। एक जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक तरीके से उसका कंटिन्यूएशन है, राइट। सो बोथ ए एंड बी इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो, आपको एक कार्टून दिया गया है, उसमें जो है आपको दिखेगा कि जो औरत है वो पानी भी ला रही है, फायरवुड भी ला रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, गाय से दूध भी निकाल रही है, कुकिंग भी कर रही है। और जो आदमी है वो कह रहा है ओ शी डजंट वर्क, शी इज अ हाउसवाइफ। वो तो हाउसवाइफ है, वो तो काम नहीं करती। तो ये हमारे बहुत सारे परिवारों में देखा जाता है कि जब औरत हाउसवाइफ होती है और वो सब ध्यान रखती है, खुद काम नहीं कर रही होती, तो नौकर को एंगेज करके उनका ध्यान रखती है, तो बोला जाता है कि वो काम नहीं कर रही। तो दैट इज द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडिया। अब कोई बोलता है कि मैम आंसर बी क्यों नहीं है? नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिविजन। तो गाइस, नेचुरल मतलब भगवान का दिया हुआ। यहाँ पर ये जो डिवीजन है, ये जो असमानता है, जिस तरीके से काम जो आदमी करता है और औरत करती है उसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ये असमानता भगवान ने नहीं किया, ये हमने किया, ह्यूमन बींग्स ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं है। ये भी इनकम जनरेटिंग तो नहीं है ये वाला काम। एबिलिटी ऑफ मेन टू कंट्रीब्यूट इक्वली, तो यहाँ तो आदमी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, अपने चारपाई पे लेट के बस अपना कॉमेंट्री दे रहा है ना। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? और जैसे नेचुरल वर्ड आए ना, आपको दिमाग में आना चाहिए भगवान क्या दिया हुआ है या हमने बनाया है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ। क्या है कम्युनल पॉलिटिक्स? बताओ। सॉरी गाइस, हाँ,
मैं अपने पापा को मैसेज करी थी कि प्लीज़ मेरे बिना चले जाओ क्योंकि क्लास लंबी है। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स, हाँ ट्रू, ये कम्युनल पॉलिटिक्स है, इसी को कम्युनलिज्म बोलते हैं, है ना, जब एक धर्म को लगने लगता है कि उनका धर्म ही सुपीरियर है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन। ये कम्युनलिज्म नहीं है, सेक्युलरिज्म है ना। कम्युनलिज्म होता है हम साथ में खुश नहीं रह सकते, हम अलग अलग है, मैं हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम ईसाई, तुम बुद्धिस्ट, व्हाटएवर, है ना। फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी, ये भी सही है। हम जो कम्युनलिस्ट लोग होते हैं, इन लोगों को ये लगता है कि क्योंकि आप एक धर्म के हो, आप एक कम्युनिटी के हो, बट ऐसा सच नहीं है ना। हो सकता है आप और मैं दोनों हिंदू हो, लेकिन भाई तुम हरियाणा के हिंदू हो, तुम जो बड़े अमीर हो, और मैं तो बैंगलोर की हिंदू हूँ और बहुत गरीब हूँ, तो हमारे में बहुत डिफरेंस है, हम सेम तो नहीं है ना। तो पर कम्युनलिस्ट को ये लगता है कि अगर आप एक धर्म के हो, आप ये सब एक जैसे हो, एक ही समुदाय के हो। स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द अदर, ये भी फॉल्स है। कम्युनलिस्ट को ये लगता है, जो कम्युनल लोग होते हैं उन्हें ये लगता है कि जो स्टेट की पावर है, जो आर्मी है, जो लॉज है, उनको यूज करना चाहिए जिससे एक धर्म का रूल हो पूरे देश में, है ना। तो दैट इज फॉल्स। तो आंसर इज 1 and 3, ऑप्शन ए एंड सी। क्लियर, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। चैट बॉक्स में यो लिखो अगर आपसे ये भी हो पाया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून, तो यहाँ पर एक आम आदमी जो है डेमोक्रेसी के पत्थर पे बैठा है और डेमोक्रेसी के ऊपर बाकी पत्थर जो है वो आ रहे हैं। एक पे लिखा है पुलिस एक्सेसेस टू गेट सेपरेट स्टेट, टू सॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, स्टूडेंट के डिमांड, टीचर के डिमांड, लैंड का डिमांड। तो ये पत्थर जो है डेमोक्रेसी के बड़े पत्थर पे आ रहे हैं फिक के। तो ये क्या दिखाना चाहता है? डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, यहाँ तो काफी सारी डिमांड्स हो रही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फेसिंग टेरिटोरियल इश्यूज विद बॉर्डरिंग स्टेट्स नहीं, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे डिमांड्स हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कोपिंग विद मल्टीपल प्रेशर थ्रू एकोमोडेशन, ये सही है कि एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सरकार में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लोगों की बहुत डिमांड्स होती है, तो उसको एकोमोडेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है ना। ये नहीं कि भाई मैं जो हूँ, मैं मेजॉरिटी हूँ तो मेरा ही से चलेगा, नहीं। एकोमोडेशन क्या होता है? आपस में बात करके, सारे जो व्यूज़ है उसको साथ में लाके, है ना। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ऑल राइट। पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल्सो जो लोग ट्रोल करने आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज होता है। थोड़ा अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर ले किसी और का मजाक उड़ाने से पहले, है ना। बट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला पार्ट है, यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई, बट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, तो थोड़ा दिमाग में इंपॉर्टेंट चीज़ें रखो, ठीक है। तो ये पार्टी जो है 1 जनवरी 1998 में लॉन्च हुई थी ममता बनर्जी के अंदर। अब ममता बनर्जी, देखते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है? तृणमूल कांग्रेस। आगे पढ़ने की ही जरूरत नहीं है ना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस शुड बी योर आंसर। पता है, जो बच्चे ज़्यादा न्यूज़ देखते होंगे या ज़्यादा उनको लोकल पॉलिटिक्स, जैसे यूपी के हो आप वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो ये वाले एरिया की बहुत रीजनल पॉलिटिक्स होती है और आप टीवी देखते हो तो आप जल्दी आंसर कर पाओगे, है ना। थोड़ा एडवांटेज हो जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डेमोक्रेसी रिमेन्स अ डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ कास्टिंग देयर वोट इन द इलेक्शन। लोकतंत्र तभी एक लोकतंत्र रहेगा अगर सब लोग इलेक्शन में वोट करें, हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बीइंग इन अ मेजॉरिटी एट सम पॉइंट एंड नन ऑफ द अबव। तो गाइस टेक्निकली तीनों जो है ऑप्शन सही है, पर आपको ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र तभी एक लोकतंत्र रहेगा अगर सब लोगों को चांस मिले कभी लाइफ में मेजॉरिटी में रहने का। देखो इसमें हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कभी कभी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के बाद भी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सिविल वॉर हो सकती है जैसे श्रीलंका। तो क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो? तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को ये इंश्योर करना चाहिए कि कभी भी मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है, और हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अगर आज हिंदू की कोई पार्टी जो है रूल कर रही है तो कल क्रिश्चियंस की पार्टी को भी रूल करने का मौका मिले, या लोअर कास्ट की पार्टी को भी रूल करने का मौका मिले, वो भी कभी मेजॉरिटी में आए, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।
तो गाइज वी आर ऑन क्वेश्चन 12। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि अभी तक 11 क्वेश्चंस में से कितने सही आए हैं आपको, कितने खुश हो आप। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मैंने हटाया नहीं क्योंकि क्या पता सीबीएसई दे दे। अरेंज पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन बच्चे होशियारी लगा सकते हैं। देखो डेट्स तो मुझे भी नहीं पता, बट आप गैस करो सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश में कौन सी थी। 1885 ही याद है बस मुझे। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना 3। तो भाई यहाँ पर तो 2 ऑप्शन है 3 वाले, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी है, आपको पता है 90s के अराउंड, कोई 80s 90s के अराउंड बीजेपी आई थी। सीपीआई शायद उससे पहले आई होगी बट क्लियर नहीं है। पर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की है वो काफी नई है, रीजनल पार्टी है। तो बीएसपी जो है लास्ट होना चाहिए। तो 3 और 1 लास्ट में ऑप्शन डी में है। तो इस तरीके से मैं जो हूं करती हूं ऐसे क्वेश्चंस को। अगर आपको डेट्स याद है ऑफ कोर्स आपको ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, अगर नहीं याद है थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है। ऑप्शन डी। चलो 13th क्वेश्चन। In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. ऐसा हो सकता था कि बेल्जियम में क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में है तो वो फायदा उठा सकती है और फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे अपना फोर्स डाल सकती है। सो दिस इज ट्रू। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो है अपना विल इम्पोज कर सकती थी ऑन द एंटायर कंट्री, और किया भी उन्होंने। ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पर दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक बेल्जियम में बात कर रहा है और एक श्रीलंका की बात कर रहा है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग। आई एम गोना गिव यू लाइक 10 seconds टू थिंक, फिर मैं बताऊंगी आंसर। Alright, so let's see. Ethnic civil war, prudential majoritarianism. अब believe that lets the majority community rule a country, ये तो पक्का majoritarianism है। तो D जो है वो 1 है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है जहाँ पर D जो है 1 है। देखो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैच द फॉलोइंग है ना। कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज, इसका तो प्रूडेंशियल है, तो C2 है। प्रूडेंशियल मतलब कि जहां पर आप देख रहे हो कि भाई किसी भी चीज के प्रैक्टिकल रियलिटीज क्या है, क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स, और फिर आप डिसाइड करते हो, तो आपको प्रूडेंशियल बोला जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर C2 होगा, एंड C2 भी दोनों में ही है भाई साहब, राइट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, तो भाई ये सिविल वॉर हो गया। B इज 3। देखो B3 सिर्फ ऑप्शन डी में है ना, कि भाई जब वॉर हो जाता है देश के अंदर ही 2 अपोजिंग ग्रुप्स में, जैसे सिन्हालीज और तमिल्स में श्रीलंका में, उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मेरा फेवरेट लाइन, इसको तो याद करना ही है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Democracies have regular, free and fair elections and decision making is based on norms and procedures, ये भी सही है। पर क्या दोनों में आप बिकॉज लगा सकते हो? डेमोक्रेसी को हम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट बोल सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शंस होता है और डिसीजन प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लिया जाता है। बहुत ही प्यारा सुंदर क्वेश्चन। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट्स लाइक ऐसा ही आ जाए ए एंड आर, आराम से कर पाएंगे हम आंसर। 16. Which party is recognized as state party? State party वो होती है जिसको 6% ऑफ द टोटल वोट्स मिलते हैं स्टेट के इलेक्शन में, और या फिर उनको 2 सीट्स जीतनी होती है विधानसभा में, है ना। तो यहाँ देखते हैं कहाँ पर है ये आंसर, चैट बॉक्स में बता दो। राइट, आंसर इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, क्वेश्चन 17. Country P has recently adopted democracy after a long struggle. Which one of the following outcome can the citizen of the country definitely expect due to this change? कंट्री P ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का चैप्टर का क्वेश्चन अब तो आपने कर लिया, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। क्या हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई गरीबी हटा देगा? नहीं, डेमोक्रेसी कभी ये प्रॉमिस करता ही नहीं कि वो गरीबी हटाएगा। भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ,
लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो। अ ड्रास्टिक राइज इन नेशनल इनकम नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो डेमोक्रेसी हमको सारे कंडीशंस देगा, वो इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, सरकार लेजिटिमेट हो, अकाउंटेबल हो थोड़ी ज्यादा, है ना, ये सब इंश्योर करेगा। लेकिन उस सिचुएशन में इकोनॉमिक ग्रोथ हो या ना हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसे पार्टी को चूज करोगे जो देश के लिए अच्छा करेगा तो ऑफकोर्स देश अच्छा करेगा ना, बट अगर आपने करप्ट सरकार को चुन लिया तो डेमोक्रेसी भी वहां क्या कर सकता है। इट्स लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको 95% आए, पर अगर आप खुद पढ़ ही नहीं रहे हो, मैं आपको कंडीशंस दे रही हूँ पढ़ने के, पर अगर आप खुद पढ़ ही नहीं रहे हो तो भाई मैं क्या कर लूंगी, है ना। तो वही डेमोक्रेसी बस मेरी तरह है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूल्स एंड लॉज टू बी ड्राफ्टेड विद द नीड्स ऑफ मेजॉरिटी रूल नहीं, डेमोक्रेसी जो है इंश्योर करता है कि 1% 1 वैल्यू 1 वोट हो, सबको इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। Question number 18. Which one of the following statement is true with respect to decentralization in India after 1992? मैं अगेन आपको 5 सेकेंड्स देती हूँ, एक बार देख लो। Let's see. No seats were reserved for SC ST in the elected bodies. ये false है, SC ST के लिए 1/3 of the seats reserve की गई थी। State government have to share some power and revenue with the local government, ये true है। It became mandatory to hold regular elections, ये भी true है। Local government did not have any power or resource of their own, ये false है, ठीक है। तो आंसर इज 2 and 3, आंसर इज ऑप्शन सी। कितने बच्चों का ये सही है? ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े अच्छे लगते हैं, बिना कुछ ज्यादा लिखे, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के मस्त आंसर आएगा, राइट। 19. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run. बहुत लोगों को आज लगता है कि वोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा वोट जो है सरकार बदल सकता है और सरकार कैसे काम कर सकता है उसको बदल सकता है। तो ये क्या प्रमोट करता है? इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं, आर्थिक तरीके से तो हमें कुछ नहीं देता, एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी के बात भी नहीं कर रहा, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन की बात कर रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी डिग्निटी देता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है टू चूज हुएवर वी वांट, इसीलिए हम ये लाइन बोल पा रहे हैं, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको मजा आया इस पूरे सेशन में। Anita is appearing in an examination conducted for recruitment to central government position. In how many languages as mentioned in the 8th schedule can she opt to take the exam? अब भाई आप सेंट्रल एग्जाम देने जा रहे हो, 8th schedule के हिसाब से आप कितने सारे लैंग्वेजेस में अपना एग्जाम दे सकते हो? बताओ आंसर। आपकी बुक में लिखा है अपार्ट फ्रॉम हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस, तो ओवरऑल हुए 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। आई एम गोना बी गिविंग यू 2 होमवर्क क्वेश्चन एज यू नो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, जो आपको सोच के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। गूगल मत करना, एक दूसरे का आंसर चेक मत करना, अपना आंसर लिखो और फिर चेक करो, ठीक है। बहुत मजा आएगा। Let's see. Learning from Belgium's experience, which of the following steps could have most likely avoided a civil war in Sri Lanka that ended in 2009? श्रीलंका क्या कर सकता था जिससे एक सिविल वॉर अवॉइड हो सकती थी? ठीक है, ये आपके ऑप्शन से थोड़ा पढ़ लो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर कास्ट हायरार्की ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया इज इनकरेक्ट? कास्ट हायरार्की देश में अब जो है कम हो गई है ना, पहले जैसे होती थी अब इतनी नहीं रही, इतनी रूढ़िवाद नहीं रहा। तो उसका मेन रीजन क्या है? ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, अर्बनाइजेशन, सेक्युलरिज्म या ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सही नहीं है, गलत है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताना, मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ी। ऑल
Alright, so guys, that is it. I will be posting the PDF of this session on the Telegram channel. Telegram channel का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आपको वेदांतु भारत का एक पूरा भारत ऑल तो भारत क्या 3 सिटीज़ में अभी हमने डिसाइड किया है जाना. तो बैंगलोर में ये हो चुका है, पुणे में 2 नवंबर को है, दिल्ली में 4-5 नवंबर को है. अगर आपको अपने फेवरेट मास्टर टीचर से मिलना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, बहुत सिंपल सा, उसे भरिए, आपको न्योता आएगा, इन्विटेशन आएगा बिल्कुल मुफ्त का. और बात कीजिए अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स से, अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हो, दे कैन आस्क क्वेश्चंस. बहुत ही बढ़िया ये प्रोग्राम है. सो मेक श्योर दैट यू, अब फ्री है, हाँ जा सकते हो. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल surabhi_nerd_alert. दैट इज इट. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा. कॉमेंट में जरूर बताना आंसर्स कितने मार्क्स आए. होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताना. मैं सेकंड होमवर्क क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हूँ. आई थिंक एक ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था. एनीवेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को. बाय बाय.